अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि किन मुगल शासकों के समय में कौन सी पुस्तकें लिखवाई गई, क्योंकि शिक्षा के विकास के लिए विद्वानों को राजाश्रय देना, पुस्तकों को लिखवाना, ये बहुत जरूरी था। बिना पुस्तकों की पढ़ाई हो नहीं सकती थी। तो बहुत सी पुस्तकें भी मुगल काल में लिखवाई गई। तो ऐसी कौन सी पुस्तकें थी, इनको हम सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं। देखिए, जो मुगल काल है, इस समय प्रायः 3 प्रकार की पुस्तकें लिखी गई। कुछ जो जीवनी के रूप में मुगल शासकों ने लिखी या लिखवाई, कुछ ऐसे अनुवाद जो भारतीय भाषाओं के ऐसे ग्रंथ थे उनको अनुवादित किया गया पर्शियन में, और कुछ ऐसी पुस्तकें जो दीवान के रूप में या पद्य के रूप में लिखी गई। तो 3 प्रकार की जो मुख्य रूप से पुस्तकें लिखी गई, आत्मकथा, अनुवादित ग्रंथ और पद्यात्मक पुस्तकें। ओके, अब मुगल काल के संस्थापक बाबर से हम चलते हैं। तो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, तो जो कि बाबरी। बाबर से जब हम आगे चलते हैं तो बाबर का वारिस था हुमायूं। हुमायूं को एकदम समय नहीं मिला, लेकिन उसने के समय भी उसने ऐसे इतिहासकारों को अपने दरबार में राजाश्रय दिया। आपको मैंने बताया था, ख्वाजा मीर और बयाजिद उसके इतिहासकार थे। जब वो ईरान से आया तो अपने साथ ऐसे चित्रकारों को भी लाया, लेकिन ज़्यादा समय न मिलने से वो अपने बारे में ज़्यादा इतिहास तो नहीं लिखा सका। लेकिन फिर भी उसके समय के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने तारीख़ रसीदी लिखी। वो इतिहासकार थे मिर्ज़ा हैदर दुगलत, जो उस समय मुग़ल सेना के फौजी कमांडर थे और हुमायूं के अधीन थे। तो मिर्ज़ा हैदर दुगलत की पुस्तक है तारीख़ रसीदी। मिर्ज़ा हैदर दुगलत। ओके, हुमायूं के समय का इतिहास आगे चल करके अकबर के द्वारा भी लिखवाया गया। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने स्वयं हुमायूं के समय का, बाबर के समय का इतिहास लिखा और हुमायूं नामा नाम की पुस्तक लिखी। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा। और ये पुस्तक अपने आप में बड़ी अनोखी है। क्यों? क्योंकि गुलबदन बेगम को हरम के अंदर की सारी जानकारी थी। तो हरम के अंदर किस प्रकार के षड्यंत्र चलते थे, राजा और राजकुमारों के बीच क्या संबंध थे, राज परिवार की महिलाओं के बीच क्या षड्यंत्र होते थे, और राजकुमारों और राजा के बीच में जो कहीं विरोध होता था उसको सुलझाने में हरम की महिलाओं का क्या योगदान होता था, ये सारी चीज़ों का बहुत ही बारीकी से वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में किया है। तो इसमें हरम के अंदर की दुनिया की भी जानकारी प्राप्त होती है। हुमायूं के समय की एक पुस्तक और है, वाक़यात मुस्तकी, रिज़क़ुल्लाह मुस्तकी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें शेर शाह के समय का सूर्य वंश के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। कौन सी पुस्तक है? वाक़यात ये मुस्तकी है। इसके लेखक हैं रिज़क़ुल्लाह मुस्तकी। तो हुमायूं के समय के ये ग्रंथ हो गए। जब अकबर का समय आया तो अकबर इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसको बहुत ही जानकारी प्राप्त करने की रुचि थी। उसने ऐसे विद्वानों को अपने दरबार में राजाश्रय दिया और उन विद्वानों से लेखन भी करवाया, अनुवाद का काम भी करवाया। अकबर के समय सबसे ज़्यादा पुस्तकों का अनुवाद हुआ, और जो भारतीय साहित्य था, जो संस्कृत में किताबें थी, उन सब का अनुवाद जो है अकबर के समय में किया गया। अकबर ने स्वयं एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और उसका अध्यक्ष फैजी को उसने बनाया, जिसकी देख रेख में बहुत से हिंदू और इस्लामिक दोनों स्कॉलर्स ने ऐसी पुस्तकों को अनुवादित किया। अकबर ने भारतीय हिंदू विद्वानों को पर्शियन पढ़ाने के लिए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की, जिससे कि वो संस्कृत पढ़ करके उसका अनुवाद अच्छी तरीके से पर्शियन भाषा में कर सकें।
तो अकबर के समय में जो पहली पुस्तक लिखवाई गई वो कौन सी थी? उसका नाम है नफाइस उल मासिर। नफाइस उल मासिर। और इसके लेखक हैं मीर अलाउद्दौला कजवीनी। मीर अलाउद्दौला कजवीनी, जिसमें अकबर के समय का प्रारंभिक इतिहास है। उसके बाद गुलबदन बेगम ने अकबर के समय से पहले का इतिहास हुमायूंनामा के रूप में लिखा। अकबर ने अपने मित्र और दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को अपने समय का इतिहास लिखने के लिए कहा, जिसे अबुल फजल ने अकबरनामा नाम से लिखा। तो अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखा, जो 13 वर्षों में 5 संशोधनों के बाद तैयार हुआ। और ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके 2 भाग हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने जब अपने समय का इतिहास लिखवाया, जो अकबरनामा के रूप में लिखा गया, तो अबुल फजल चूँकि उसका मित्र था, तो उसने जो इतिहास लिखा वो सब उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर लिखा। और अकबर के समय के शासन प्रणाली के बारे में उसने एक अलग से एक जिल्द बनाई, जिसको कहते हैं आईन अकबरी। शेष अकबरनामा की जो 2 प्रारंभिक भाग हैं, जिनको प्रारंभिक जिल्द कहते हैं, उसमें आदम से लेकर के अकबर और अकबर के समय के 30 वर्षों के इतिहास को उसने लिखा। तो 1589 से उसने लिखना चालू किया, 1601 तक का इतिहास प्राप्त होता है। अकबर वैसे 1605 तक रहा, 1605 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन अबुल फजल पहले मर चुका था। इसीलिए अकबर के शेष बाद के 4 वर्षों का इतिहास इस पुस्तक में नहीं मिलता। आपको मालूम होना चाहिए कि अबुल फजल अकबर का बड़ा मित्र था, लेकिन अकबर के बेटे सलीम को शायद ये पता चल गया कि अबुल फजल उसके विरुद्ध उसके पिता का कान भरता है, तो सलीम ने ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अबुल फजल की हत्या करवा दी। इसलिए एक ऐसा इस्लामिक स्कॉलर जो शायद इतिहास को कुछ और योगदान देता, उसका योगदान अधूरा रह गया। तो इस प्रकार अकबरनामा का कुछ हिस्सा जो अकबर के शेष जीवन काल का था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस पुस्तक में अकबर के समय के इतिहास, अकबर के प्रशासनिक विवरण, विभिन्न सूबाओं का इतिहास, वो सब प्राप्त होता है। और ख़ास करके जो राजस्व व्यवस्था है वो उसके बारे में तो इस ग्रंथ का कोई मुकाबला ही नहीं। जो सारी चीज़ें इसमें विस्तार से दी गई हैं। अकबर के समय का एक और बड़ा लेखक था जो अकबर का विरोधी भी था, वो अकबर की बड़ी आलोचना करता था। अकबर को उसने बहुत बुरा भला भी कहा कि अकबर मुसलमान नहीं रह गया है, वो हिंदू हो गया है। ऐसा लेखक था बदायूनी। बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी, मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख नाम की इतिहास की पुस्तक अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी, जो उसके समय का समकालीन था। यद्यपि वो अकबर की बड़ी आलोचना करता था, लेकिन अकबर ने उसको अपने अनुवाद विभाग में स्थान दिया। जब रामायण और महाभारत का अनुवाद हुआ, अकबर को हिंदू धर्म ग्रंथों को जानने की बड़ी रुचि थी, तो उसने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और फैजी उसका अध्यक्ष बना। तो रामायण और महाभारत जो संस्कृत में थे, उसको पर्शियन में ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और थानेश्वर के रहने वाले शेख सुल्तान को दी गई। और इन विद्वानों ने मिलकर के महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से, युद्ध की पुस्तक के नाम से किया, और उसमें पर्शियन में अनुवाद के साथ साथ चित्र भी बनाए गए। इसी तरह रामायण का भी अनुवाद किया गया। तो अकबर ने ऐसे आलोचकों को भी अपने दरबार में रखा और उनको भी अनुवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी दी। अकबर के समय में बहुत सी ऐसी और पुस्तकें लिखी गई, जैसे पंचतंत्र, जो भारत की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जानवरों के माध्यम से नीति कथाएं कही गई हैं, उसका अकबर ने अनुवाद कराया और वो अनुवाद अनवरे सुहेली के नाम से अबुल फजल ने किया। इसी प्रकार लीलावती, जो एक गणित की पुस्तक है, उसका अनुवाद इसके भाई फैजी ने ही स्वयं किया। राजतरंगिणी का अनुवाद, जो कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है, उसका भी इसी समय में हुआ। और इसके अनुवादकर्ता थे शेख मोहम्मद शाहवादी।
वो शाहबाद के रहने वाले थे। तो शेख मोहम्मद शाहबादी ने राज तरंगिनी का अनुवाद किया, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे राजा टोडरमल, जो बहुत अच्छे भू राजस्व के प्रबंधक थे। उन्होंने भागवत पुराण का अनुवाद अकबर के समय में किया। और इसी तरह इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। तो इस तरह बहुत से ऐसे लेखकों ने अनुवाद के माध्यम से ऐसी पुस्तकों को जो संस्कृत में थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, अब ये प्रश्न भी आपके मन में स्वाभाविक सा है कि आखिर इतने अनुवाद क्यों होते थे, इतनी पुस्तकें क्यों लिखी गई। प्रायः जो मुगल शासक थे वो अपने पीछे अच्छा इतिहास छोड़ जाना चाहते थे, जिससे आने वाली जनरेशन उनके बारे में जाने। तो उन्होंने ऐसे जो विद्वान थे उन विद्वानों को राजस्व दिया और अपने समय का इतिहास या तो स्वयं लिखा या उन्होंने लिखवाया। जैसे अकबर ने अपने बारे में अकबरनामा लिखाया, बाबर ने स्वयं लिखा तुजुक बाबरी। आगे चल करके जहांगीर को देखते हैं तो जहांगीर ने स्वयं अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजुक जहांगीरी लिखी। अकबरनामा अबुल फजल ने एक लिखा, एक अकबरनामा अकबर के समय में ही और लिखा गया। उसके लेखक थे फैजी सरहिंदी। तौकाते अकबरी नाम की एक इतिहास की पुस्तक भी उसी समय में लिखी गई और उसके लेखक थे निजामुद्दीन अहमद। तो इस प्रकार से जो शासक होते थे उनका एक मोटिव था जिससे कि आने वाले लोगों तक वो अपनी उपलब्धियों को पहुंचा सके। ओके, और जो अनुवाद किए गए उससे वो जानना चाहते थे कि हिंदू धर्म के अंदर जो ज्ञान का भंडार है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ का जो न्याय शास्त्र है, यहाँ का जो साहित्य है, उसके बारे में भी जानना चाहते थे। जिससे कि वो तो बाहर से आए थे तो उनको भारत पे शासन करना था, तो यहाँ की परंपरा, यहाँ के इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से वो समझना भी चाहते थे, जो आगे चल करके अंग्रेजों के समय में भी हुआ। अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कराई और उन भारतीय ग्रंथों को जो कि पर्शियन में थे या उर्दू में थे या संस्कृत में थे उसका ट्रांसलेशन उन्होंने अंग्रेजी में करवाया। वो उसी प्रकार की बात है। अकबर के दरबार में बहुत से कवि भी थे, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, शेख फैजी, गज्जाली, उर्फी, नजीरी याद। शेख फैजी ने नल दमयंती के बारे में लिखा। नल दमन नाम का उनका एक काव्य है और उससे इतना मुतासिर हुए अकबर, इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने शेख फैजी को मालिक उस सोहरा, जिसका अर्थ होता है राज कवि या कविराज, उसकी उपाधि दी। तो मलिक उस सोहरा की उपाधि से इन्होंने शेख फैजी को नवाजा। अकबर के दरबार में जो ये ऐसे कवि थे, चाहे वो गिजाली हों या सैयद जमालुद्दीन उर्फी हों, ये सब भारत के नहीं थे, ये सिराज से आए थे, ईरान से आए हुए थे। उनको दरबार में राजस्व दिया गया था। इसी तरह मोहम्मद हुसैन और नजीरी ये मध्य एशिया से निसापुर से आए थे। निसापुर इस्लामी शिक्षा का केंद्र था। तो ऐसे दूर दराज से, दूसरे देशों से ऐसे इस्लामिक स्कॉलर कवियों को राज दरबार में राजस्व दिया गया था। शेख फैजी इतनी अच्छी पर्शियन भाषा में कविताएं लिखते थे कि उनकी गणना विश्व के 3 प्रमुख कवियों में की जाती थी। उस समय अमीर खुसरो, अमीर हसन के साथ साथ शेख फैजी का भी नाम उसी श्रेणी में आता था। इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो मुगल शासकों ने जारी रखी। अकबर के बाद जहांगीर ने स्वयं तुजुक जहांगीरी लिखी और उसने 16 वर्ष के समय तक का इतिहास स्वयं लिखा और उसके बाद उसके दरबारी जो लेखक थे उन लेखकों ने उसको काम को पूरा किया। और एक लेखक थे मोहम्मद मोतमिद खान और मोहम्मद हादी। मोहम्मद मोतमिद खान ने एक और पुस्तक भी लिखी थी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, जो जहांगीर के समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। शाहजहां का जो समय आया तो शाहजहां का जो दरबारी इतिहास लेखक था अब्दुल हमीद लाहौरी, उन्होंने शाहजहांनामा नाम की पुस्तक लिखी जिसको कि पातशाहनामा कहते हैं और वो 10-10 वर्षों के शासनकाल की 3 जिल्दों में लिखा गया। अब्दुल हमीद ने इसको लिखना चालू किया लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो भी इसे पूरा नहीं कर सके, जिसको आगे चल करके उन्हीं के वजीर सादुल्ला खां और मिर्जा वारिस ने उसको पूरा किया। बहरहाल इस प्रकार पातशाहनामा से शाहजहां के समय के इतिहास की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। औरंगजेब को ज़्यादा इतिहास लेखन से रुचि नहीं थी,
लेकिन उसके समय भी इतिहास लेखन हुआ और ऐसे कवियों लेखकों ने अपनी रचना को जारी रखा। औरंगजेब के समय की एक इतिहास की पुस्तक है जिसका नाम है मुंतखब उत तवारीख। इसके लेखक हैं खफी खां। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मुंतखब उत तवारीख एक अकबर के समय भी लिखी गई जिसके लेखक थे अब्दुल कादिर बदानी। ये दूसरी पुस्तक है जो औरंगजेब के समय में खफी खां के द्वारा लिखी गई। ये औरंगजेब के समय के इतिहास की जानकारी देती है। इसी तरह मोहम्मद काजिम के द्वारा एक आलमगीर नामा नाम की पुस्तक औरंगजेब के समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। औरंगजेब के समय की एक और पुस्तक है फुतूहाते आलमगीरी, जिसे ईश्वर दास ने लिखा है। और इसी तरह एक पुस्तक है मासिरे ए आलमगीरी, मासिरे ए आलमगीरी मोहम्मद साकी की है। सर जादूराम सरकार भारत के बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने लिखा है फतवा-ए आलमगीरी को अगर मुस्लिम कानून का डाइजेस्ट कहा जाए, पूरी एक संहिता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शाहजहां के समय में और औरंगजेब के समय में ऐसे बहुत से कवि और लेखक थे जो कि हिंदू थे। जैसे आपने देखा कि ईश्वर दास ने पुस्तक लिखी फुतूहाते आलमगीरी, तो इस समय के बहुत से ऐसे और लेखक शाहजहां के समय में भी इस प्रकार के थे। एक जगन्नाथ नाम के कवि हुए जिन्होंने रस गंगाधर और गंगा लहरी नाम की पुस्तक लिखी। तो उस समय तक आते आते इन दरबारी कवियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों कवि और लेखकों को लगभग बराबर दर्जा प्राप्त था। तो मित्रों, इस तरह मुगल काल में शिक्षा का विकास हुआ और शिक्षा के विकास के साथ साथ ऐसा बेशुमार साहित्य लिखा गया, अनुवादित किया गया, जिससे कि आगे चल करके जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी, इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, वो बहुत समृद्ध हुई। वो मदरसों मकतबों से होती हुई, संस्कृत पाठशालाओं से होती हुई हिंदू इस्लामिक शिक्षा का एक ऐसा ताना बाना बुना गया जिस पर आगे चल करके भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति थी और जो शिक्षा थी वो आगे चल निकली। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहेंगे। थैंक्स।